औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फिज़िक्स बाय नदीम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है वो सब ठीक होंगे इस कोविड थिंग से। और जैसा कि अभी फोर्थ वेव आ रही है, पता नहीं अब कितनी वेव्स इनकी आनी बाकी हैं जो कि हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सो घरों में रहिए, सेफ़ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। खैर, हम यहाँ पे फ़िज़िकल क्लासेस का थोड़ा सा टच लेके आए हैं ताकि हम फिज़िक्स बाय नदीम को थोड़ा सा एक न्यू लुक दें, थोड़ा चेंज करें, कुछ बोर्ड यूज़ करें, कुछ मार्कर यूज़ करें, कुछ डस्टर यूज़ करें और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आप तक पहुँचाएँ। वैसे तो हम शुरू से ये कोशिश करते हैं कि हम आपको फ़िज़िक्स को आसान से आसान करके समझा सकें और जितना ईजी हो सके ताकि आप उसको समझ सकें। लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ मैं मिस कर रहा था कि अगर हम बोर्ड को यूज़ नहीं करेंगे तो जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ थ्रू टॉकिंग, वो कुछ टॉपिक्स में तो समझ आती है लेकिन हर टॉपिक में वो इतना इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक फ़िज़िकल क्लास का टच आपको दें और ये भी कोशिश करेंगे कि हम इसको मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें। तो डिफरेंट वेज़ में एक थोड़ी सी नई चेंज के साथ हम वापस आप तक आए हैं। देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहते हैं और मैं वेट करूँगा नीचे कमेंट्स में और आपके सजेशंस में, फीडबैक्स में कि आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें, कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहें, कोई चीज़ इस तरह से जो हमें चेंज करनी चाहिए। तो आई बी वेटिंग फॉर दैट एंड आई बी रीडिंग कमेंट्स सीरियसली, जो कि मुझे पता स्टूडेंट कहाँ करते हैं। खैर चलें देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स ईजी थिंग, बट क्योंकि ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से है और जो स्टूडेंट न्यू फर्स्ट ईयर में आते हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। हम स्टार्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो हम डेली लाइफ में शायद कहीं ऑब्ज़र्व करते हों, शायद आपने भी ऑब्ज़र्व किया हो। तो हम कोशिश करते हैं हम उसको कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले हम उसका नेम समझते हैं। वी गेट द टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर आप सब पढ़ के आ चुके हैं। वेक्टर हमें पता है एक ऐसी चीज़ या वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, यूनिट तो ऑब्वियसली हर क्वांटिटी की होती है, उसको मेजर करने के लिए यूनिट लाजमी है। तो मैग्नीट्यूड लाजमी है और यूनिट लाजमी है और उसके साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। हर वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो हम अब वेक्टर क्वांटिटी पढ़ के आ चुके हैं, हमने वेक्टर की एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनमें हम कुछ एक दो का नाम ले लेते हैं। जैसे फोर्स है तो हम सर्टन डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी, ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, टॉर्क है, ये सारी क्वांटिटीज़ आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ में आती हैं। तो हम बेसिकली आ रहे हैं, हमने ये पढ़ चुके हैं, हम वेक्टर की डिफरेंट टाइप्स देख चुके हैं, हम उनकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब इससे पहले वाले लेक्चर्स में हो चुके हैं। और अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो इसी चैनल पे थोड़ा सा वीडियोस को अप एंड डाउन करें, आपको वो लेक्चर्स भी नज़र आएंगे। खैर आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? इससे पहले हमने पढ़ा इस लास्ट लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो स्केलर जो प्रोडक्ट था उसमें हमने एक डेफिनेशन पढ़ी कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो दैट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है और इस वेक्टर प्रोडक्ट का जो नेम है वो भी इसी डेफिनेशन में छुपा हुआ है। और डेफिनेशन इसकी क्या कहती है कि अगर हम दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें, अब कौन सी क्वांटिटीज़, ऑब्वियसली हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की ही बात करेंगे। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जिनको हम मल्टीप्लाई करें और उनका जो प्रोडक्ट है दैट प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी अ न्यू वेक्टर क्वांटिटी एज वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आई ट्राई इसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम किया जा सके। If we multiply two vector quantities and the product comes out to be, और आंसर कह लें, प्रोडक्ट कह लें, एक ही बात है, प्रोडक्ट comes out to be a new vector quantity, कि हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आ रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक हो गया, एक तो ये हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। सेकेंडली इसी का एक सेकेंड नेम है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं उसकी तरफ भी चलते हैं।
क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन की वजह से है कि हम इसको मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स के हर टॉपिक में जहाँ पे हमने थ्योरी पढ़नी है वहाँ पे साफ मैथ तो आएगा, और जब तक आप मैथ इसमें से ऐड नहीं करोगे तब तक आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो मैथमेटिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को, तो दिस इज रिटन एज ए वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्रॉस यूज कर रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस रिप्रेजेंटेशन, ये वो रिप्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से हम इस पूरे प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें इस वेक्टर प्रोडक्ट को मैथमेटिकली हमने लिख तो दिया ए क्रॉस बी, लेकिन इसको हम कंप्लीट कैसे लिखते हैं या इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज रिटन एज ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे ये इसको समझना जरूरी है, ए क्या है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड फॉर द वेक्टर ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर वेक्टर बी। तो दिस इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर ए बी, and then sin theta and n unit vector. Sin theta is basically the formula which is telling us कि हम इसको expand कैसे करते हैं। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, हम इसको सिर्फ इतना देखते हैं कि ये इसका फॉर्मूला है। क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए हमारे पास sin theta यूज होता है एंड देन n यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि a क्रॉस b का जो फॉर्मूला है a b साइन ऑफ थीटा n यूनिट वेक्टर, ये सारी चीज़ें इसमें क्या ऐड कर रही हैं या क्या बता रही हैं। ए यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ ए क्वांटिटी एंड बी क्वांटिटी आर ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इन दो का मैग्नीट्यूड है और फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे आएगा साइन ऑफ थीटा। एन यूनिट वेक्टर हम साथ में डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। अब हमें पता है कि एन यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, दोज वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ठीक है, इसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब डायरेक्शन के लिए हमने कुछ स्पेसिफाइड वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी थी या यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे, और कुछ हमने नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे। आई जे के आपने पढ़ा, स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स हैं, एक्स वाई जी डायरेक्शन को उन्होंने शो करना है, जो कि 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या 3 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो करते हैं। यहाँ पे जो एन यूनिट वेक्टर है, दिस इज अमंग द नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स। नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स में हमने n पढ़ा था, r यूनिट वेक्टर पढ़ा है, r जो कि पोजीशन को शो करता है, और n यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल को शो करता है। अब नॉर्मल ही डायरेक्शन हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, हम इसके जगह पे r क्यों नहीं यूज कर रहे, या फिर हम इसके अलावा कोई x y z क्यों नहीं यूज कर रहे, तो उसकी एक थोड़ी सी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, और वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमारे पास आएगी जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम दो वेक्टर्स बना लेते हैं, एक हमारे पास a वेक्टर है और एक हमारे पास b वेक्टर्स है। अब जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में बात की थी कि जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उन दोनों की जो टेल है दैट मस्ट बी एट द सेम पॉइंट, राइट। जैसे हेड टू टेल रूल आपने पढ़ा, वो एडिशन के लिए था। उसमें क्या है कि हर नेक्स्ट आने वाला जो वेक्टर है उसका हेड उससे उसकी टेल उससे प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ मिलेगी, राइट। यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि दो वेक्टर्स को जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो उनकी जो टेल है दैट मस्ट बी एट द सेम पॉइंट, राइट। अब ये चाहे एक प्लेन में है, ये चाहे दूसरे प्लेन में चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में बात कर सकते हैं। अब लेकिन हम फिलहाल ए एंड बी को एक ही प्लेन में कंसिडर कर रहे हैं, और मेरे पास क्योंकि जो बोर्ड है हम 2 डायमेंशनल थिंग की बात कर रहे हैं, और 2 डायमेंशन को मिला के जो प्लेन बनता है, तो दैट मीन्स कि हम प्लेन की बात कर रहे हैं। अब ए एंड बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ए क्रॉस बी अगर आप कर रहे हो, हमारे पास ए क्रॉस बी है जो कि हमने फॉर्मूला लिखा है, बी क्रॉस ए भी हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी करना है, लेकिन उसकी कुछ सर्टन आंसरेशंस हैं, लेकिन उसकी कुछ सर्टन हमारे पास वैल्यूज हैं, या यूं कह लें कि उसका एक सर्टन मेथड है जो हमने अप्लाई करना है। बट फिलहाल हम ए क्रॉस बी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको दो वेक्टर ग्राफिकली बनाने हैं, ए वेक्टर भी हो गया, बी वेक्टर भी हो गया, और जो क्योंकि ए क्रॉस बी है तो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ द एंगल थीटा दैट विल बी फ्रॉम वेक्टर ए टुवर्ड्स वेक्टर बी। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो है, एंगल की रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्शन वो ए से बी की तरफ। अब ये डायरेक्शन कैसे है, मैं एक छोटा सा जो है वो पूरा मेथड को उठा के एक छोटे से फार्मूला में लिख देता हूँ कि इसको फाइंड करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं, दैट रूल इज नोन एज राइट हैंड रूल। ठीक है, क्या कहलाता है, राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल है क्या, और राइट हैंड रूल हम कैसे लगाते हैं वो हमने यहाँ पे देखना है, जल्दी से उसको कवर करना है। तो ए क्रॉस बी में जब हम लिख रहे हैं, ये आपका राइट हैंड है,
ठीक है, सबको नजर आ रहा है राइट हैंड। अब राइट हैंड को हमने एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से, अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो मेरी जो फिंगर्स हैं, ये राइट हैंड है, फिंगर्स को हमने कर्ल करना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एंगल थीटा कर्ल हो रहा है, राइट। हमें ए से बी की तरफ जाना है तो ये ए क्रॉस बी, क्लियर। और अपने अंगूठे को, ये जो आपका थंब है, इसको अपने स्ट्रेट रखना है, इसको अपने यू नहीं करना, इसको अपने कर्व नहीं करना, इसको फोल्ड नहीं करना, तो अपने स्ट्रेट थंब रखना है और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। किस डायरेक्शन में कर्ल करना है? जिस डायरेक्शन में हमारे पास ये एंगल थीटा है। तो इफ वी आर डूइंग ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ हम यूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारी फिंगर्स कर्ल हो गई, यहाँ पे ये फिंगर्स कर्ल हो रही हैं। अब ये जो स्ट्रेट थंब है, इट इज पॉइंटिंग आउटसाइड, ये पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस कैमरा कह रहे हैं। तो आपके पास ये जो डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसको अगर मार्कर से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, लेट्स से ये हमारे पास हेड ऑफ द वेक्टर है और ये हमारे पास टेल है, तो ये कुछ इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करता है। आपकी तरफ आपको सिर्फ हेड नजर आएगा, तो ये पूरे का पूरा वेक्टर हमारे पास जो है वो यहाँ पे एज एन प्रोडक्ट आ रहा है। अब ये जो राइट हैंड रूल हम लगा रहे हैं, ये राइट हैंड रूल हमें प्रोडक्ट का आंसर बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहली चीज बता दी कि हमारी फिंगर्स को कर्ल होना है राइट हैंड रूल के मुताबिक, और जो थंब है वो हमें डायरेक्शन बताएगा, और थंब ने डायरेक्शन बताई आउटवर्ड। क्योंकि मेरे पास 2 डायमेंशनल स्पेस है, मैं आउटवर्ड लाइन यहाँ पे लगा तो नहीं सकता। चलिए ट्राई कर लेते हैं। हमने ये लाइन लगाई जी, नजर आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लेन है और हम 3 डायमेंशनल चीजों को यहाँ पे बना नहीं सकते। तो आउटवर्ड वेक्टर को शो करने के लिए हम जो वेक्टर यूज करते हैं 2 डायमेंशनल में, उसकी हम डायरेक्शन रखते हैं अपवर्ड, राइट। तो उसकी जो डायरेक्शन है दैट मस्ट बी अपवर्ड। और ये आपके पास जो है ये a क्रॉस b का जो प्रोडक्ट होगा, जो आंसर होगा वो है, और इसको मैं n यूनिट वेक्टर भी साथ में लिख देता हूँ। और लेट्स से कि ये n यूनिट वेक्टर यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, अब फिर उस बात पे वापस आते हैं। n का मतलब है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल क्या है? अब जरा गौर से दोबारा देखिएगा, a वेक्टर है, b वेक्टर है, दोनों एक प्लेन में है। अब मैं जब इस प्लेन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहा था, तो ये जो आंसर आ रहा है ये आउटवर्ड है। और अब मैं जरा इसको वेक्टर को दोबारा से यहाँ पे रखता हूँ, तो जरा एंगल देखिए कि इस वेक्टर का इसके साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, बी के साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो जो आंसर आ रहा है, जो a क्रॉस b आ रहा है, वो a के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर एंगल, और b के साथ भी परपेंडिकुलर बना रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि n यूनिट वेक्टर बेसिकली मींस कि a क्रॉस b का जो प्रोडक्ट आएगा, जो भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स वी आर मल्टीप्लाइंग। क्लियर? जिन दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आया है वो उनके परपेंडिकुलर है, a के भी और b के दोनों के परपेंडिकुलर। अब a अगर x पे होता, b y पे होता, तो ऑब्वियसली ये z पे आ रहा होता, क्योंकि z इज परपेंडिकुलर टू x एंड y। यहाँ तक तो हो गया फार्मूला, उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा एंड n यूनिट वेक्टर। और ये हमने याद रखना है कि जहाँ कहीं पे भी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होगा, तो आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, डायरेक्शन बताना जरूरी है, n यूनिट वेक्टर लिखना साथ में जरूरी है। ये तो हो गया यहाँ तक, राइट हैंड रूल समझ में आ गया। अब अगर हम b क्रॉस a करना चाह रहे हैं, तो इसी के साथ हम थोड़ा सा उसको भी लगा के देखते हैं जी। b क्रॉस a में मैं यही दो वेक्टर्स दोबारा लगा रहा हूँ, वेक्टर a, वेक्टर b। अब मुझे a क्रॉस b नहीं करना है, मुझे b क्रॉस a करना है। तो b क्रॉस a के लिए आपका जो एंगल थीटा है उसकी डायरेक्शन एक तो ये हो जाएगी, और फिर b क्रॉस a के लिए मुझे दोबारा से राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। और राइट हैंड रूल क्या कहता है, यहाँ पे तो हमने फिंगर्स को मोड़ लिया था, अब यहाँ पे b क्रॉस a में फिंगर्स को क्या मैं पीछे की तरफ मोड़ूं? ऑब्वियसली पीछे की तरफ तो नहीं मोड़ सकते, टूट जाएंगी। फिंगर्स को पीछे की तरफ मोड़ के तोड़ने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, अपने हाथ को बजाय यूं रखने के यूं कर लें। अभी तो आपका राइट हैंड ही रहेगा ना। तो अब यहाँ पे ये फिंगर्स हैं, ये यूं कर्ल हो रही है क्योंकि ये b क्रॉस a है, तो b क्रॉस a यूं कर्ल कर रहा है। अब जो स्ट्रेट थंब है, दिस इज डायरेक्टिंग इनवर्ड, पहले यहाँ पे था तो दिस वाज डायरेक्टिंग आउटवर्ड। अब b क्रॉस a कर रहे हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड। अब इनवर्ड डायरेक्शन को मुझे यहाँ पे अगर शो करना है, तो इनवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर मैंने आउटवर्ड के लिए अपवर्ड लाइन लगा दी है, वही 3 डायमेंशनल वाली बात, तो यहाँ पे फिर मुझे डाउनवर्ड लाइन लगानी पड़ेगी। और ये आपके पास
बी क्रॉस ए, और ये भी आपके पास n यूनिट वेक्टर ही होगा, क्योंकि बी क्रॉस ए का जो आंसर आएगा वो भी दोनों के, बी के और ए के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख रहे हैं, वेक्टर ए की डायरेक्शन जो यहाँ पे थी, वेक्टर ए की डायरेक्शन यहाँ पे भी वही है, वेक्टर बी की डायरेक्शन जो यहाँ पे थी, वेक्टर बी की डायरेक्शन यहाँ पे भी वही है, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, लेकिन ए क्रॉस बी का जो आंसर आ रहा है वो अपवर्ड आ रहा है, और बी क्रॉस ए का जो आंसर आ रहा है वो डाउनवर्ड आ रहा है। अब ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड हो गया, और हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है, तो वेक्टर में डायरेक्शन बहुत जरूरी है, डायरेक्शन को सेम होना जरूरी है अगर हम किसी को इक्वल करना चाह रहे हैं। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर a क्रॉस b, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, लेट्स से a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 6 यहाँ पे भी आएगा, 2 × 3 3 × 2 कर लें तो 6 यहाँ पे भी आएगा, मैग्नीट्यूड तो आएगा सेम, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है और इसकी डायरेक्शन आ रही है डाउनवर्ड। दो वेक्टर्स की अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल और सेम। क्लियर, ये याद रखनी है बात आपने। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों वेक्टर सेम हैं, डायरेक्शंस इनकी सेम हैं, बट प्रोडक्ट में जो आंसर आ रहा है वो ऑपोजिट आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, और हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, और दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, प्रॉपर्टी कह लें, क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट की, कि इनमें a क्रॉस b दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं है, ये होते ही इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स में जो रिजल्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, और इनका इक्वल ना होना हमें ये बता रहा है, और हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है, अगर दोनों आप सीक्वेंस चेंज कर दो, a प्लस बी कर लो या a मल्टीप्लाई बी कर लो, तो b मल्टीप्लाई a का आंसर भी सेम आएगा, b प्लस a का आंसर भी सेम आएगा, दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करने से पूरी की पूरी डायरेक्शन बदली जा रही है, इसलिए दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये हमारी एक किस्म की वेक्टर प्रोडक्ट, उसके एक्सप्लेनेशन के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट कर ली। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, और इसको अगर मैं इक्वल करना चाहूँ और मैं शो करना चाहूँ कि दिस इज इक्वल, तो ऑब्वियसली अगर आप इस वेक्टर और इस वेक्टर को इक्वल करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा काम है, या इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें या इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। अब इसकी और इसकी डायरेक्शन आप जो चेंज करोगे तो उस डायरेक्शन को यहाँ पे, और ये याद रखिएगा पूरे इस चैप्टर में, वेक्टर्स के पूरे कॉन्सेप्ट में, जहाँ कहीं पे भी आपको माइनस लिखा हुआ नजर आए दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड +5 -5 +5 -5, 5 तो 5 ही है ना, 5 तो चेंज नहीं हो रहा, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, प्लस और माइनस में यहाँ पे वेक्टर्स में जो डिफरेंस है क्या है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो अगर a क्रॉस b और b क्रॉस a को मुझे इक्वल करना है तो किसी न किसी एक की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन चेंज कैसे करते हैं जरा देखें, कि आपने लिखा a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ठीक है। अब मैंने इक्वल तो लिख दिया, लेकिन मेरे लिख देने से तो इक्वल नहीं होंगे, तो मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, तो मैं काम करता हूँ इक्वल के बाद वाले की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए मैंने साथ में लगा दिया माइनस। अब ये जो माइनस इसके साथ ऐड हो गया है, माइनस मींस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स करो तो ये भी अपवर्ड आ जाएगा। जब अपवर्ड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑलरेडी सेम था, तो फिर ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, लेकिन आप इसको सिंपली इस इक्वल नहीं लिख सकते, और यहाँ पे हमने दोबारा से कोई बात बता देनी है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। उम्मीद है मुझे यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।